Welcome to the QSO lecture series. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। डेयर फेलोज़, आज हम आर्टिकल 46 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमें बताता है कि बाज़ दफ़ा जो विटनेस है उसकी गैर मौजूदगी में भी उसका दिया हुआ बयान अदालत में पेश किया जा सकता है और वो एडमिसिबल होगा। अब देखें, जनरल रूल ये है कि जो एविडेंस होगी वो जो विटनेस दे रहा होगा वो बज़ात ख़ुद अदालत में आएगा और अदालत में आके अपना बयान रिकॉर्ड करवाएगा और उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। ये तो है जनरल रूल। लेकिन आर्टिकल 46 कहता है कि बाज़ ऐसी सूरतें हैं जिनमें जो विटनेस है उसकी गैर मौजूदगी में भी उसका दिया हुआ बयान एडमिसिबल होगा। वो कौन कौन सी सूरतें हैं हम देख लेते हैं। टॉपिक है बेसिकली स्टेटमेंट्स बाय पर्सन्स हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस, के ऐसे अशख़ास के बयानात जो कि बतौर विटनेस नहीं बुलाए जा सकते। क्यों नहीं बुलाए जा सकते? उसने नीचे कंडीशंस बताई हैं कि अगर उसकी डेथ हो गई है विटनेस की, या वो मिल नहीं रहा, या वो किसी और वजह की बुनियाद पर जो है कैपेबल नहीं रहा एविडेंस रिकॉर्ड करवाने के लिए, तो उसकी पुरानी जो दी हुई स्टेटमेंट होगी उसी को जो है अदालत में पेश किया जाएगा और उसी के ऊपर फर्दर प्रोसीडिंग चलाई जाएगी। तो हम आर्टिकल 46 देख लेते हैं। आर्टिकल 46 कहता है कि केसेस इन विच स्टेटमेंट्स ऑफ रेलेवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज़ डेड और कैन नॉट बी फाउंड ETC इज़ रेलेवेंट, के कुछ ऐसे केसेस हैं आर्टिकल 46 हमें बताता है कि जिनमें जो बंदा मर चुका हुआ है उसका पुराना दिया गया बयान, या जो बंदा मिल नहीं रहा, ठीक है, उसका दिया हुआ बयान जो कि रेलेवेंट फैक्ट के बारे में होगा वो भी रेलेवेंट होगा, यानी उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बंदे की डेथ हो गई है तो उसको कहाँ से बुलाया जाए? अब उसने को पहले से बयान दिया हुआ है रिटन फॉर्म में, या मतलब है कि कोई वर्बल है कहीं पर लिख के उसने दिया है, या कोई उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की सूरत में मौजूद है, तो उसको भी पेश किया जा सकता है, वो भी रेलिवेंट होगी। स्टेटमेंट्स रिटन और वर्बल, जो स्टेटमेंट हैं वो चाहे रिटन हों या वर्बल हों, ऑफ रेलिवेंट फैक्ट के बारे में मेड बाय पर्सन हु इज़ डेड और कैन नॉट बी फाउंड, जो कि मर चुका हुआ है बंदा या जो मिल नहीं रहा, और हु हैज़ बिकम इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, या जो एविडेंस देने के काबिल नहीं रहा, यानी कि कोई बंदा जो है पागल हो जाता है या ज़ईफ़ुल उम्री की वजह से वो एविडेंस देने के काबिल नहीं रहता। बाज़ जो बूढ़े ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं वो लोग बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते, ठीक है जी, तो जो है वो रेशनल आंसर नहीं दे पा रहा, तो फिर भी उसकी पुरानी दी हुई जो स्टेटमेंट है वो भी रेलेवेंट होगी। आगे उसने बताया कि अगर कोई बंदा मतलब है कि अदालत समझती है कि उसको बुलाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा या उसको बुलाने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होंगे, मिसाल के तौर पर 2 लाख का केस है और जो विटनेस है वो दुबई में बैठा हुआ है, उसको बुलाने के लिए 4 लाख का खर्च आ रहा है, तो जाहिर सी बात है उस बंदे को नहीं बुलाया जाएगा, और उसकी अगर कोई पहले से स्टेटमेंट मौजूद है तो उसी के ऊपर इत्तफाक कर लिया जाएगा। उसकी जो है क्लॉज 1, ये नीचे आर्टिकल 46 बताता है कि ये बंदे जो है वो एविडेंस अगर ना भी दें तो उनकी स्टेटमेंट को रेलेवेंट करार दिया जाएगा। नीचे उसने कुछ कंडीशंस बताई हैं। सबसे पहली जो कंडीशन है, व्हेन इट रिलेट्स टू द कॉज ऑफ डेथ, कि अगर जो स्टेटमेंट है वो कॉज ऑफ डेथ के बारे में है और जो बंदा है वो मौजूद नहीं है तो वो रेलेवेंट होगी। अब क्लॉज 1 डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में है। डाइंग डिक्लेरेशन क्या होती है जी? इसको कहते हैं बयान नज़ई, यानी मरते वक्त का दिया हुआ उस शख्स का बयान। मिसाल के तौर पर जो बी है उसको अस्पताल में लाया जाता है ज़ख्मी हालत में, ठीक है जी, ये बंदा ज़ख्मी है। अब ये बंदा रिकॉर्ड करवाता है अपना बयान डॉक्टर को, और डॉक्टर को ये बताता है कि भाई मुझे ए ने मारा है बड़ी बेदर्दी के साथ, ठीक है जी, ये ज़ख्मी है, इसको चाकू लगे हुए हैं, ये कहते हैं भाई ए ने मुझे मारा है, डॉक्टर को ये अपना बयान दे रहा है। अब जब ये बयान दे चुका हुआ है तो इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, लेकिन इसने क्लेम क्या किया था जब ये ज़ख्मी था? इसने कहा मुझे ए ने मारा है, यानी ए जो है इसकी मौत का सबब बना है। तो ये मरते वक्त का जो इसका बयान है जो इसने डॉक्टर को रिकॉर्ड करवाया है वो इसकी डाइंग डिक्लेरेशन होगी, और इसकी डेथ हो जाने के बाद इस बयान के ऊपर इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा सकता है। तो ये है हमारी डाइंग डिक्लेरेशन कि जो विटनेस है वो मतलब है कि मर गया है, ठीक है, और वो अपनी कॉज ऑफ डेथ के बारे में किसी को बता के गया है, तो जिसको बता के गया है
वो जनाब वाला स्टेटमेंट जो है बतौर एविडेंस एडमिसिबल होगी, उसको अदालत में पेश किया जा सकता है। हम देखें इस टॉपिक में यही पढ़ रहे हैं ना कि क्या क्या चीज़ ऐसी है जो कि अदालत में एडमिसिबल है और किन किन चीज़ों के बारे में हम एविडेंस रिकॉर्ड करवा सकते हैं, ब्ला ब्ला। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें इन्हीं से पता चलेंगी। अब आर्टिकल 46 बहुत से जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर कर रहा है। अब एक बंदा है, जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया है कि वो मर गया है, ठीक है, मरते वक्त वो बता तो गया है। अब आप फिल्मों में देखते होंगे कि जो कोई शख्स है वो मर रहा है और मरते हुए वो दीवार के ऊपर खून के साथ जो है किसी बंदे का नाम लिख के जाता है, तो वो जो अपना पुलिस आती है तो वो सस्पेक्टेड पर्सन उसको जो है कंसीडर कर लेती है कि भाई जो मर रहा है वो अपनी ब्लड के साथ इसका नाम लिख के गया है, तो मुमकिन है कहीं इसी ने ना मारा हो। तो वो जो वर्बल स्टेटमेंट है, अब जो वो लिख के गया है तो वो उसकी एक किस्म की वर्बल स्टेटमेंट है, वो इशारे के ज़रिए बता के गया है, तो उसकी डेथ के बाद ये भी रेलेवेंट होगा। ये हमारी डैंग डिक्लेरेशन। उसके बाद है और इज़ मेड इन कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर वो स्टेटमेंट कोर्स ऑफ बिजनेस में बनाई गई है, लिखी गई है, तो फिर भी रेलिवेंट है। मिसाल के तौर पर एक शख्स है जो कि आड़त का कारोबार करता है, ठीक है जी, वो अपना एक रोज़नामचे का एक रजिस्टर होता है, जो बंदे आड़त का कारोबार करते हैं, ठीक है, उनके पास एक रजिस्टर होता है, उसके ऊपर वो डेली बेसिस पे लिखते हैं कि मैंने क्या खोया और क्या पाया, कितनी पेमेंट आई और कितनी पेमेंट गई, वो सारा एक रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करते हैं, यानी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर। अब देखें उस आड़त वाले शख्स की डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, या वो कहीं मिल नहीं रहा, या वो इनकैपेबल हो गया, ज़ईफ़ुल उमर हो गया, तो अब अगर कहीं पर कोई क्वेश्चन राइज होता है कि भाई इस बंदे ने फ़लाँ को पैसे देने थे या फ़लाँ से पैसे लेने थे, तो वो जो उसका रजिस्टर होगा जिसके ऊपर वो डेली बेसिस की जो अपना लेन देन लिखता था वो एडमिसिबल होगा, उसको बतौर एविडेंस अदालत में पेश किया जा सकता है। ठीक है जी। क्लॉज 2 हमें बेसिकली ये बता रही है कि कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर कोई भी डेटा जो मेंटेन किया जा रहा है उसको अदालत में पेश किया जा सकता है और वो एडमिसिबल होगा। और उसके बाद है जी क्लॉज 3, वो हमें कहती है और अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ मेकर, कि अगर मेकर के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है तो फिर भी वो एडमिसिबल है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक आड़त वाला शख्स है, वो अपना लेन देन लिखता है, उस खाते के ऊपर वो लिख के गया कि जी मैंने अब तैमूर साहब के उन्होंने जी 10 लाख रुपए देने हैं, वो लिख के चला गया है। अब तैमूर साहब जो है उनके ख़िलाफ़ जो है सूट फाइल कर देते हैं कि भाई इस बंदे ने तो मेरे 10 लाख रुपए देने थे, और अदालत को ये भी एप्लीकेशन देते हैं कि भाई उन्होंने अपने खाते वाले रजिस्टर में लिखा था, उसके लवाहिकीन को कहें वो रजिस्टर लेके आएँ और देखें कि क्या उसने मेरे पैसे नहीं देने थे। अदालत वो जो है वो रजिस्टर मंगवा लेती है, उसके ऊपर देखती है तो वाक़यातन लिखा होता है कि भाई इस आड़त वाले शख्स ने तैमूर साहब के पैसे देने थे। तो वो जो रजिस्टर है वो मतलब है उसके ऊपर जो लिखी हुई स्टेटमेंट है वो मेकर के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है कि भाई उसके अगेंस्ट जा रही है कि पैसे देने पड़ रहे हैं उसको, तो ये भी एडमिसिबल है और रेलिवेंट है, इसको अदालत में पेश किया जा सकता है। उसके बाद है जी और गिव्स ओपिनियन एज टू द पब्लिक राइट और कस्टम और मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट। कहीं पर सवाल पैदा हो जाता है कि आया कि फ़लाँ कस्टम फ़लाँ इलाके में राइज है या नहीं है, या जनाब वाला कि फ़लाँ राइट जो है वो इस इलाके में चल रहा है या नहीं चल रहा, या कोई मैटर है, कोई पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में है। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन राइज हो जाता है तो ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए उस गांव के किसी बड़े बूढ़े का बयान जो इस क्वेश्चन अराइज होने से पहले उसने दिया था वो भी रेलेवेंट होगा, उसको भी अदालत में पेश किया जा सकता है। देखें जी ये एक रास्ता है, ठीक है जी। अब 1960 के अंदर गांव के सरपंच ने ये ऐलान किया था कि ये जो मेरे घर के सामने से ये जो रास्ता अब गुज़र रहा है ये परमानेंट रास्ता हो गया और मैं इसको पब्लिक एट लार्ज के लिए, अवामुन्नास के फ़ायदे के लिए वक्फ करता हूँ। अब ये बयान है 1960 में इस बंदे ने किसी ख़त की सूरत में दिया, या इसका जो ये जो बयान है इसको किसी सूरत में रिकॉर्ड कर लिया गया। अब सरपंच की डेथ हो गई 1980 में आकर, ठीक है जी। आज 2022 चल रहा है, तो 2022 में इस सरपंच के
जो लवाकिन हैं, वर्षा हैं, वो कहते हैं कि भाई ये तो रास्ता ही नहीं है, हम तो ये रास्ता नहीं देते। तो जो गांव वाले हैं वो जाते हैं अदालत में, जाकर ये क्लेम करते हैं कि भाई इस गांव के सरपंच ने तो 1960 में ये रास्ता डिक्लेयर किया था। तो इस बंदे का जो बयान है ये जनरल राइट्स के लिए, तो इस बंदे का 1960 वाला बयान अदालत में एडमिसिबल है और पेश किया जा सकता है, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में है। ठीक है जी, यानी अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट है और उसका कोई क्वेश्चन राइज होता है कि भाई ये चीज़ थी या नहीं थी, या है या नहीं है, तो इस बारे में उस गांव के किसी बड़े बूढ़े की या उस किसी सीनियर की को पहले से दी हुई स्टेटमेंट जो है वो भी रेलिवेंट है और अदालत में पेश की जा सकती है। उसके बाद है जी और रिलेट्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, के किसी रिलेशनशिप के बारे में कोई स्टेटमेंट दी गई है किसी ऐसे शख्स की जो मर गया है या जो मिल नहीं रहा, या जो अदालत में आप एविडेंस रिकॉर्ड करवाने के काबिल नहीं रहा। रिलेशनशिप क्या है, किसी शादी के बारे में कि मेरी फ़लाँ से शादी थी, या किसी अडॉप्शन के बारे में कि फ़लाँ बच्चे को मैंने अडॉप्ट किया था या नहीं, या किसी ब्लड रिलेशन के बारे में कि ये मेरा बेटा है या नहीं। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो जाता है जी एक बच्चे को अडॉप्ट करता है। ठीक है जी, बच्चा अडॉप्ट करता है और साथ ही वो लेटर लिख के भेज देता है अपने दोस्त को, बताता है कि यार आज मैं गया था फ़लाँ जगह से, मैंने बच्चा अडॉप्ट किया। ठीक है जी, ईदी सेंटर से मैं गया, वहाँ से मैंने बच्चा अडॉप्ट किया और माशाल्लाह बड़ा प्यारा बच्चा है और मैं उसको पाल रहा हूँ। ठीक है, बच्चा उसके पास रहता है, कुछ अरसे के बाद उस बंदे की डेथ हो जाती है। ठीक है, और जो उस बच्चे की ओरिजिनल औलाद होती है वो उस अडॉप्टेड बच्चे को मानने से इनकार कर देती है कि भाई हाँ हमारे वालिद ने तो इसको अडॉप्ट ही नहीं किया था। तो इसने जो अपने दोस्त को लेटर लिख के बताया था कि भाई मैंने एक बच्चा अडॉप्ट किया है, तो वो लेटर जो है वो रेलेवेंट है और अदालत में पेश किया जा सकता है। ठीक है जी, उसके बाद है जी क्लॉज 6, वो कहती है और इज़ मेड इन विल और डीड रिलेटिंग टू द फैमिली अफेयर। अगर किसी बंदे ने कोई विल या डीड बनाई है और उसमें कुछ डिक्लेयर किया है, ठीक है जी, तो वो भी उसकी डेथ के बाद जो है वो भी रेलेवेंट है और उसको भी अदालत में पेश किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने जो है एक विल बनाई और उस विल में उसने बताया कि भाई मेरी एक बीवी कराची में भी रहती है जिसके बारे में मैंने किसी को नहीं बताया था, तो ये इतना पोर्शन जो है प्रॉपर्टी का वो उस मेरी कराची वाली फ़लाँ नाम की बीवी को दे दिया जाए। अब उसकी डेथ के बाद जो विल है उसको अदालत में पेश किया जा सकता है और वो भी एडमिसिबल होगी और उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन करवाया जा सकता है। उसके बाद है जी आर्टिकल 46 की क्लॉज 7, वो कहती है और इन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू दी ट्रांजैक्शन मेंशन्ड इन आर्टिकल 26 पैराग्राफ ए, के कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि रिलेटेड है किसी ऐसी ट्रांजैक्शन के बारे में जो कि आर्टिकल 26 के पैराग्राफ ए में बताई गई है। आर्टिकल 26 के पैराग्राफ ए में बताया गया है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है जो कि किसी कस्टम के होने या ना होने के बारे में बता रही है, या किसी जो है कस्टम के क्लेम के बारे में बता रही है, या किसी राइट या कस्टम के पैदा होने के बारे में या उसके डिनाई होने के बारे में बता रही है, तो मतलब है कि ये भी रेलेवेंट होंगी। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन। अब आर्टिकल 46 की क्लॉज 7 ये कहती है कि अगर ऐसी स्टेटमेंट किसी डीड या विल के ऊपर बेस्ड करती है जो कि आर्टिकल 26 की क्लॉज 1 में बताया गया है, तो वो भी रेलेवेंट होगी। आर्टिकल 46 की क्लॉज 8 है कि और इज मेड बाय सेवरल पर्सन्स और एक्सप्रेसेस फीलिंग्स रेलिवेंट टू द मैटर इन क्वेश्चन। अब ये कहते हैं कि एक से ज़्यादा लोगों के एक्सप्रेशंस जो किसी स्पेसिफिक मैटर के बारे में हों वो भी रेलिवेंट हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स है ए, वो एक पोस्टर बनाता है जी और उसको बीच चौराहे में लगा देता है। ठीक है जी, पोस्टर को बीच चौराहे में लगा देता है और उस पोस्टर में होता क्या है, उसने एक कार्टून बनाया होता है मिस्टर बी का। ठीक है जी, अब होता क्या है कि डिफरेंट लोग इस पोस्टर को देखते हैं, ये सारे लोग, ठीक है जी, ये सारे लोग इस पोस्टर को देखते हैं और कहका लगाते हैं, उसकी तजलील करते हैं और इससे बी को बड़ी शर्मिंदगी होती है कि यार ये सारे लोग इस पोस्टर की वजह से
जो है मेरे ऊपर हंस रहे हैं, तो ये क्या करता है, इसके ऊपर सूट फाइल कर देता है ए के ऊपर कि भाई इसने पोस्टर बनाया और मेरी तजलील की, मुझे जो है वो डैमेजेस दिलाए जाएं। अब इन लोगों के जो एक्सप्रेशंस हैं वो भी रेलेवेंट हैं, वो भी अदालत में पेश किए जा सकते हैं। उनकी कोई वीडियो है, उनकी कोई रिकॉर्डिंग है, या किसी तरह का इन ज़्यादा एक से ज़्यादा लोगों ने कोई अपनी फीलिंग्स का इजहार किया है, या जो उनके एक्सप्रेशंस हैं वो भी रेलेवेंट हैं। तो आज हमने आर्टिकल जो है वो 46 को देखा। वो हमें बता रहा है कि कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं ऐसे अशख़ास की जानिब से जो मर गए हों या मिल ना रहे हों, या जो है वो इनकेपेबल हों अदालत में आने के लिए, या उनको किसी वजह से बुलाया नहीं जा सकता, तो उनकी पुरानी दी हुई स्टेटमेंट्स जो है वो भी रेलेवेंट होंगी और अदालत में पेश की जा सकती हैं। जिसमें उसने 8 जो है आगे कंडीशंस बताई हैं कि अगर तो वो जो है किसी की कॉज ऑफ डेथ के बारे में हो, ठीक है जी, फिर भी वो पेश की जा सकती है, या कोर्स ऑफ बिजनेस में को क्रिएट किया गया हो, ठीक है जी, तो वो भी अदालत में पेश किया जा सकता है, या वो मेकर के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हो तो फिर भी अदालत में पेश किया जा सकता है, एंड सो ऑन। ये जो 8 हैं इनको एक बार स्टडी कर लीजिएगा, और जब भी आप लेक्चर सुनते हैं तो कोशिश किया करें कि बेयर एक्ट अपने पास रखा करें। तो आज का ये लेक्चर शायद लंबा हो गया है, तो इंशाअल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।